प्रिय छात्रों, आज हम भारतीय राज व्यवस्था के स्थान पर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपिता कौन है। यह विषय वैसे तो प्रारंभ से ही एक विवादास्पद विषय रहा है, किंतु हाल ही में यह विवाद पुनः पैदा हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत एक मौलाना मोहम्मद इलियासी से मिले। मुलाकात के बाद मोहम्मद इलियासी ने पत्रकारों से बात करते हुए मोहन भागवत जी को राष्ट्रपिता कहा। तो फिर से यह विषय ज्वलंत हो गया कि क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रपिता हो सकता है। पहले ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहे जाने को लेकर के अनेक लोगों के द्वारा या समाज के प्रबुद्ध वर्ग में से बहुत से लोगों के द्वारा आपत्तियां की जाती रही हैं। दरअसल राष्ट्रपिता में पिता शब्द का अर्थ तो हम सब जानते हैं, लेकिन राष्ट्र शब्द का अर्थ क्या है। तो राष्ट्र एक प्रकार की सांस्कृतिक भौगोलिक इकाई है, अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र के रहने वाले उन सभी लोगों का एकजुट समुदाय जिनमें प्राचीन विरासतों के आधार पर एकजुटता की भावना होती है, उनकी साझी सांस्कृतिक विरासत होती है, उनका अपना एक साझा अतीत होता है और उस अतीत के आधार पर वर्तमान में उनकी अपनी एक पहचान निर्मित होती है। इस प्रकार की इकाई को हम राष्ट्र कहते हैं। तो इस दृष्टि से भारत को यदि हम देखें तो भारत हजारों साल पहले से राष्ट्र है। खुद शंकराचार्य के द्वारा 8वीं शताब्दी ईस्वी सन के अंतर्गत भारत के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की गई। तो इससे स्पष्ट है कि सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की अपनी एक भौगोलिक भूमि थी और उसकी एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान थी, और जिसको ध्यान में रखते हुए ही शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की देश के चारों हिस्सों में स्थापना की गई। ऐसे में फिर महात्मा गांधी जो 1869 में पैदा हुए, वे राष्ट्रपिता कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पिता वो होता है जो पहले पैदा हो। तो राष्ट्र तो हजारों साल पहले से है, लेकिन जिसको हम पिता कह रहे हैं वह तो उसके हजारों साल बाद 1869 में पैदा हुआ, या बाद में किसी को हम राष्ट्रपिता माने तो वो उसके भी बाद पैदा हुआ। इसलिए तार्किक और तथ्यात्मक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति भारत जैसे महान देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। हाँ, कोई ऐसा देश जो पहले कभी था ही नहीं और किसी महान व्यक्ति या महान नेता के द्वारा उस राष्ट्र को जन्म देने में अग्रणी भूमिका निभाया गया हो, तो उस व्यक्ति को बेशक हम राष्ट्रपिता की संज्ञा देना चाहें तो दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना को कोई पाकिस्तान का राष्ट्रपिता मानना चाहे तो माना जा सकता है, लेकिन भारत के संदर्भ में कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो जाए, वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। बेशक महात्मा गांधी बहुत महान व्यक्ति थे, 20वीं शताब्दी के पूरी दुनिया के महानतम व्यक्ति थे, और हमारे राष्ट्र की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि जितना बड़ा योगदान उनका बताया जाता है, वास्तव में उतना बड़ा नहीं था। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे, एक व्यक्ति के रूप में भी वो महान थे, एक अत्यंत निर्भीक व्यक्ति थे। देश के विभाजन के समय नोआखली में सांप्रदायिक आग को बुझाने के लिए जिस प्रकार से वो अकेले जूझ रहे थे,
उसे देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। या जब उनका निधन हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज झुका दिया गया था। यह महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद इस बात पर यकीन करें कि इस पृथ्वी पर हाड़ मांस से बना हुआ कोई व्यक्ति महात्मा गांधी की तरह का शायद ही पैदा हुआ। तो इन सब दृष्टियों से स्पष्ट है कि महात्मा गांधी की महानता पर कोई शक नहीं है, किंतु कितने भी महान हो वो राष्ट्रपिता तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते हैं। यदि देश की आज़ादी में योगदान के आधार पर उनको राष्ट्रपिता कहा जाए तो वह भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी से भी बड़ा योगदान करने वाले हमारे देश में शहीद हुए हैं, जैसे खुद शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और उन्होंने न केवल अपने समय के युवकों को प्रेरित किया, बल्कि आज तक उनकी शहादत आज़ाद हिंदुस्तान के करोड़ों नवयुवकों को प्रेरित करती रही है। तो फिर यदि गांधी जी राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो भगत सिंह क्यों नहीं हो सकते? या इसी तरह से महात्मा गांधी के पहले बाल गंगाधर तिलक या स्वामी विवेकानंद, जिनको कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जनक कहा, खुद सुभाष चंद्र बोस ने, वो राष्ट्रपिता क्यों नहीं हो सकते हैं? तो निश्चित रूप से केवल देश की आज़ादी में योगदान ही किसी व्यक्ति के राष्ट्रपिता होने का प्रमाण नहीं है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपिता तो नहीं, लेकिन राष्ट्र के सच्चे सपूत गांधी जी या इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, वे लोग राष्ट्र के सच्चे सपूत थे और उन्हें माना भी जाना चाहिए। दरअसल यदि हम अतीत में जाएं तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह करके अपने संबोधन में संबोधित किया गया, जब उन्होंने आज़ाद हिंद की सरकार के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्र को संबोधित किया और आज़ाद हिंद फौज ने देश की आज़ादी के लिए जब कूच करना प्रारंभ किया, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राष्ट्रपिता भारत के आज़ादी की अंतिम लड़ाई प्रारंभ हो चुकी है और इस लड़ाई में हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महात्मा गांधी के प्रति एक प्रकार का सम्मान ज्ञापन था, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करना था। और वो भी तब जबकि वैचारिक स्तर पर महात्मा गांधी के साथ सुभाष चंद्र बोस के बड़े मतभेद थे और जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया। बावजूद इसके, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का निजी स्वार्थ और निजी महत्वाकांक्षा कुछ नहीं थी, वो राष्ट्र के लिए सब कुछ कर रहे थे, देश की आज़ादी के लिए ही वो जी मर रहे थे। इसीलिए अपने निजी वैचारिक मतभेदों को उन्होंने कभी भी अपने उद्देश्यों के आड़े या व्यक्ति विशेष के प्रति सम्मान के आड़े नहीं आने दिया। अन्यथा महात्मा गांधी के सबसे बड़े विरोधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही होना चाहिए था, लेकिन उन्हें राष्ट्रपिता कह करके एक प्रकार से उनको सम्मान दिया। और जो व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली था, ICS परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने वाला था, क्या वो राष्ट्र शब्द का और राष्ट्रपिता शब्द का अर्थ नहीं समझेगा? तो निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस ने प्रतीकात्मक अर्थ में और अपने निजी श्रद्धा और सम्मान को व्यक्त करने के लिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया। आज आज़ादी के बाद तथ्यात्मक रूप से गांधी जी या किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपिता नहीं माना जाना चाहिए। तो जब गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते तो गांधी जी के बाद पैदा हुए लोग, मोहन भागवत या कोई भी व्यक्ति देश के प्रति चाहे उसने जितना भी महत्वपूर्ण योगदान क्यों न दिया हो, वो राष्ट्रपिता कैसे हो सकता है?
और मोहन भागवत जी के संबंध में तो यह बात और भी अतार्किक है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं सेवक है, राष्ट्र का स्वयं सेवक है और उन सेवकों में भी सर्वोपरि सेवक है, क्योंकि वह उस आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख है, तो उसको राष्ट्रपिता कहना तो एक प्रकार से उसका उपहास करने के समान है। और मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी सदस्य होंगे और स्वयं मोहन भागवत जी को भी खुद को राष्ट्रपिता कहा जाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा होगा। हम सभी राष्ट्र के पुत्र हैं, राष्ट्र के सेवक हैं और राष्ट्र के लिए तन मन धन से समर्पित सच्चे नागरिक हो सकते हैं, न कि राष्ट्रपिता हो सकते हैं। राष्ट्र एक सांस्कृतिक भावात्मक इकाई है। किसी भौगोलिक इकाई के अंतर्गत अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों ने सुदीर्घ काल में अपनी एक साझी पहचान निर्मित कर ली हो। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज, उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके जीवन के आदर्श, मूल्य, सिद्धांतों में समानता हो और इस आधार पर वे लोग अपने को एकजुट महसूस करते हों, तो फिर उनको हम ऐसे लोगों के समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। तो उस दृष्टि से भारत एक राष्ट्र के रूप में हजारों साल पुराना है। इसलिए आज कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता या कभी भी कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान जैसे देश जो विश्व के मानचित्र पर कभी थे ही नहीं 15 अगस्त 1947 के पहले, और जिसको निर्मित करने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो यदि पाकिस्तान के लोग अपने देश के राष्ट्रपिता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना को स्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि उनको भी पाकिस्तान ने राष्ट्रपिता नहीं कहा, कैद आजम की संज्ञा उनको दी गई। तो इस प्रकार से ये अनुचित है कि महात्मा गांधी को या मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहा जाए। इतिहास में आगे चल करके इसकी वजह से अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो। जैसे यदि आज से 500 साल बाद या 1000 साल की जो पीढ़ी होगी, यदि वो भारत के इतिहास को पढ़ेगी और महात्मा गांधी का उल्लेख राष्ट्रपिता के रूप में पाएगी, तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि भारत का जो अतीत है, भारत का जो इतिहास है, वह महात्मा गांधी के समय से शुरू होता है और उसके पहले भारत राष्ट्र नहीं था, भारत का वजूद ही नहीं था। और जो लोग इतिहास को डेलिबरेटली जानबूझ करके विकृत करने की निरंतर कोशिश में लगे रहते हैं, यदि इस प्रकार के उस समय इतिहासकार हुए तो वो इसी को आधार बना करके महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और भारत राष्ट्र के हजारों साल के इतिहास को काट करके केवल 19वीं शताब्दी ईस्वी सन से ही भारत के इतिहास को स्वीकार करेंगे। तो इसलिए न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य के लिए भी इस बात में खतरा निहित है यदि हम महात्मा गांधी को या किसी अन्य महापुरुष को राष्ट्रपिता की संज्ञा देते हैं। इसलिए मुझे यह अपना कर्तव्य प्रतीत हुआ कि आज की पीढ़ी को वास्तविकता बताई जा सके कि क्या वास्तव में हमारे देश का कोई राष्ट्रपिता हो सकता है या महात्मा गांधी क्या सही अर्थों में भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि राम और कृष्ण की ये धरती है, तो जब इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए जिनको हम भगवान के अवतार या भगवान का दर्जा देते हैं, यदि उनको हम राष्ट्रपिता नहीं मानते तो महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कैसे मान सकते हैं।